हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चली रही है तो उसी क्रम में अपन 10वीं के विज्ञान की आज ऑनलाइन क्लास में कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पीछे का जो आपको वीडियो भेजा गया था, जो आपने रीड किया था, उसमें आपने देखा होगा कि अपन छठा चैप्टर जो आपका 10वीं की विज्ञान की बुक का है, उसके अंदर अपन ने देखा कि जो चैप्टर था वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। तो उसी में अपन ने डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होती है। फिर उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया कि जो समीकरणें आपकी हैं उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है, उन्हें किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो ये टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब आज अपन आगे बढ़ते हैं, उसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आज का प्रकरण, जैसे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार। वैसे तो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उसके बाद ही मैंने आपको रासायनिक समीकरण को समझाया था, लेकिन फिर से यहाँ पर एक शब्द आ गया है रासायनिक अभिक्रिया, तो अपन वापस एक बार उसको डिस्कस करेंगे ताकि अपन उस चीज को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो अपन सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये क्या है, किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब एक शब्द आया है इसमें, रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होता है? तो थोड़ा सा अपन वापस एक बार वहीं पर चलते हैं जो पीछे के वीडियो में एक बार डिस्कस किया था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी जो यौगिक होता है, कोई भी पदार्थ जब क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। राइट, आपस में क्या करते हैं बेटा? क्रिया करते हैं। जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करके किस में बदल जाते हैं? एक नए पदार्थ में बदल जाते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि ये तो हो गया अभिकारक जो क्रिया करता है, और ये अपने को उसका फल प्राप्त हुआ तो इसे अपन कहते हैं क्या बेटा? उत्पाद। राइट, जब कोई भी पदार्थ परस्पर क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है तो ये नया पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। किसको? मूल अवस्था को। अब मूल अवस्था जैसे अपन देखते हैं कि अपने पास क्या है बेटा? दूध, उससे क्या बन गया? दही। अब दही से वापस क्या नहीं बनाया जा सकता है? दूध बनाया नहीं जा सकता है। तो ये दूध से जो दही बनाया, दही अब अपनी मूल अवस्था में पुनः लौट कर नहीं आ सकता है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये तो क्या है आपके रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ में होने वाली
रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट के करके इसका परिभाषा को ऐसे ही अपने नोट्स में उतारेंगे। आगे चलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद आगे आप देख रहे होंगे प्रकरण में लिखा हुआ है क्या बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चले आइए शुरू करते हैं इनके प्रकार। तो प्रकार टोटल कितने बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए गए बेटा? कितने प्रकार के होते हैं? 5। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार है? 5। 5 प्रकार में सबसे पहली अभिक्रिया जो है, जब मैं प्रकार बता रही हूं तो मैं एक चार्ट बना के आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। इस चार्ट के अंदर मैं पूरा क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण, साथ में एक शॉर्ट नोट ट्रिक कि अपन किसको कैसे याद रख सकते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिटेल में एक एक अभिक्रिया को लेंगे। ये शॉर्ट नोट क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लें तो उसके बाद जब अपन रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में अपन डिटेल नहीं पढ़ते, क्योंकि डिटेल तो अपन पढ़ चुके हैं, तो केवल शॉर्ट नोट चाहिए होता है। तो इसी के लिए एक शॉर्ट नोट तैयार किया जा रहा है। तो ध्यान से इसको उतारेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहली अभिक्रिया जो है वो आपकी कौन सी अभिक्रिया है? संयुग्मन। संयुग्मन, संयुग्मन मतलब इसे अपन संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया के बाद अपने पास दूसरी अभिक्रिया क्या आती है बेटा? इसके भी 2 पार्ट है, 2 भाग है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आपका आता है तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया का क्या नाम है? ये अभिक्रिया आपकी कौन सी है? अपघटनी अभिक्रिया। अपघटनी, अपघटनी अभिक्रिया। अपघटनी जो अभिक्रिया है उसे भी बेटा 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी अभिक्रिया है? वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया। उसके बाद है आपके उष्मीय, उष्मीय अपघटनी अभिक्रिया। उसके बाद है आपकी प्रकाशीय, प्रकाशीय अपघटनी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो 4 नंबर अभिक्रिया आती है वो है आपकी मंद व तीव्र अभिक्रिया। मंद व तीव्र अभिक्रिया, राइट। और सबसे लास्ट आपकी आती है 5वीं अभिक्रिया। कौन सी आती है? उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय व अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात समझ में आ गई होगी। कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की, राइट। पहली कौन सी है? संयुग्मन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है? इसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरी कौन सी है आपकी? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ये 2 नंबर में ही है, राइट। तीसरी कौन सी आपकी? अपघटनी अभिक्रिया, जिसके अंदर फिर 3 भाग बताए हैं। विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, उष्मीय अपघटनी अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटनी अभिक्रिया। उसके बाद आती है मंद व तीव्र अभिक्रिया। ये भी 2 प्रकार की, मंद प्रकार की अभिक्रिया, तीव्र प्रकार की अभिक्रिया। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी 2 प्रकार की हैं, दोनों नाम से स्पष्ट है। बात समझ में आ गई होगी।
चार्ट आपके सामने है। अब इस चार्ट के अंदर सबसे पहले आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो अपन दो अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे। दो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? संयुग्मन, जिसे संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, और 2 नंबर अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस चार्ट में इन दोनों के शॉर्ट नोट मैं बना देती हूँ वापस, क्योंकि बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं है तो अपन वापस इसको इरेज कर देते हैं। आप अपनी कॉपी में इस चार्ट को ऐसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन 3 को जब डिस्कस करेंगे तो उससे पहले इनके शॉर्ट नोट बनाए जाएंगे। तो आप इनको एक पेज में ही बना के रखें। एक पेज जहां पर ये चार्ट बनाया है उस पेज को आप खाली छोड़ दें, क्योंकि नेक्स्ट जब हम करेंगे वीडियो में देखेंगे तो उसके अंदर इसके शॉर्ट नोट तैयार मिलेंगे। तो आज अपन इन 2 को ही कर रहे हैं, तो बाकियों को इरेज कर देते हैं और इनको वापस लिख लेते हैं ताकि अपन अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर सकें। पहले तो क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, उसके बाद में डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया जो अपने पास लिखी हुई थी, कौन सी अभिक्रिया बेटा? 2 अभिक्रियाएं लिखी हुई थी। कौन कौन सी? संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, और दूसरी कौन सी थी आपके? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, राइट। आइए, संयुग्मन मतलब संयोजित, संयोजन मतलब जुड़ना, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसको कैसे समझेंगे? अपन देखेंगे कोई भी अपने पास जो अभिकारक है, कोई भी अभिकारक है बेटा, है ना, वो 2 होंगे, है ना। A + B हो गए 2। इससे 2 अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है, एकल उत्पाद, राइट। यानी कि इससे जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, A और B, एक उत्पाद बन जाता है। जहां पर ये 2 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वहां पर ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयुग्मन अभिक्रिया मतलब 2 अभिकारक कितने होंगे? 2 या उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 अभिकारक तो क्या होगा? एकल उत्पाद, यानी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। आगे अपन इनको विथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद अगली है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक धातु प्लस एक यौगिक, राइट। एक धातु ये A, एक यौगिक B, राइट। जब बनेगा तो यौगिक, फिर वापस बनेगा तो क्या बनेगा? यौगिक प्लस धातु, यानी कि यहां पर जो धातु है, ये यौगिक जो है, इस यौगिक के अंदर अपन और अच्छे से देखें तो यहाँ पर यौगिक में 2 तत्व होंगे, यानी कि 2 या 2 से अधिक अणु आपस में मिल जाएंगे। परमाणु या परमाणु के समूह भी कहा जा सकता है। आगे चलते हैं तो अपन यहाँ लिख देते हैं B और C, राइट। इन दोनों में अब अपन देखेंगे कि जो धातु A है वो किसके साथ, यहाँ पर जो यौगिक बना हुआ है इसमें B धातु है और ये क्या है? परमाणु का समूह है, राइट। अब इस धातु के द्वारा इस धातु को विस्थापित किया जा रहा है, यानी एक धातु के द्वारा यौगिक में उपस्थित दूसरी धातु को क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। तो अपन देखते हैं कि इस धातु को जब विस्थापित करते हैं तो धातु तो क्या बच गई? B तो हो गई अलग और A और C आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात B का किसने विस्थापन कर दिया? A ने। हमेशा ध्यान रखो, एक धातु एक यौगिक तो केवल विस्थापन अभिक्रिया होती है। केवल क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया। एक धातु एक यौगिक, यौगिक में भी क्या होता है? एक धातु होती है और एक परमाणुओं का समूह होता है, राइट। अब इसमें अपने पास क्या आई? दूसरे में आया यौगिक और धातु,
तो यौगिक में जो धातु थी उसको ट्रांसफर हो गई, किसके द्वारा विस्थापित हो गई? ए धातु के द्वारा। तो ए और सी और धातु बी क्या हो गई? अलग। तो इस प्रकार किसी की जगह आ जाने को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अपने पास कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है बेटा? दोनों यौगिक हैं, यौगिक प्लस यौगिक, यौगिक प्लस यौगिक, यानी ए बी सी और डी, राइट। अब जब उत्पाद बनेगा ना बेटा, तो यहां पर ये धातु है और यहां पर ये धातु है, तो दोनों यौगिकों में धातुएं परस्पर एक दूसरे को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। तो क्या हो जाएगा? B के साथ में C और A के साथ में क्या जुड़ जाता है? D जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? द्विविस्थापन, यानी कि दोनों यौगिकों में उपस्थित धातुएं परस्पर एक दूसरे को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। ये तो है आपका एक शॉर्ट नोट ट्रिक। अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने नोट्स के अंदर ये ऐसे का ऐसा ही उतारें ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, क्योंकि अगर अपन इन चीजों को समझेंगे नहीं तो डायरेक्टली एग्जाम्पल को समझना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। तो अब चलते अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नोट्स के साथ कि भाई ये क्या अभिक्रियाएं कैसे होती है और किस प्रकार से इन्हें समझा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने पास अभिक्रिया है, उसका नाम क्या है? संयुग्मन अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी है बेटा? सबसे पहली अभिक्रिया है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है? इसे कैसे परिभाषित किया जाता है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाओं को संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करते हैं, यानी जुड़ते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, अभिकारक जो आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या है? कार्बन प्लस O2, यानी कि यह है कोयला। कोयले को क्या करते हैं? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्राप्त होता है। इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये क्या हो गया? एकल उत्पाद बन गया ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग अभिकारक हैं, इन्होंने परस्पर क्रिया की तो क्या बन जाता है? एक नया उत्पाद बन जाता है। अब इनके अंदर जब भी अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे तो एक बात जो मैंने पहले नियम बताया हुआ है, क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले ही नियम बताया गया था कि कोई भी अभिकारक जब क्रिया करता है तो उनका अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान सदैव समान रहता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल और केवल उनके रासायनिक संगठन में ही परिवर्तन होता है। जैसे कार्बन की अपन द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2, गुणा कितना बेटा? ऑक्सीजन का 16। ये सब 9th में पढ़ा हुआ है,
कि इनके द्रव्यमान संख्याएं कितनी होती है। इनका परमाणु भार अपने को ज्ञात किया गया है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया बेटा 44। ऐसे ही अपने पास जो एकल उत्पाद बना है उसमें कार्बन 1 है, वहां पर भी 1 है, इसका मतलब इसका भार 12 प्लस 2 गुणा 16 वही 32, 12 प्लस 32 बराबर 44। अभिकारक जब क्रिया कर रहे थे उस दौरान भी उनका द्रव्यमान निश्चित था, और उसके बाद जब नया उत्पाद बना तो भी उनका द्रव्यमान क्या है बेटा निश्चित है। तो हमेशा ध्यान करें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं तो उस दौरान रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है, साथ ही उनका जो द्रव्यमान होता है वो सदैव स्थिर रहता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाएं सदैव द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करती है। ये बिल्कुल तथ्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान करके इसको स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे ही नोट्स में उतारेंगे, और यहाँ पर ये नीचे जो मैंने समझाया है यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, राइट। ये तो था आपका कौन सा संयुग्मन अभिक्रिया। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं बेटा, जैसे मैग्नीशियम का फीता लिया और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया तो अपने पास क्या बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको आप संतुलित कैसे करेंगे, मैंने संतुलित करना बताया गया है। सबसे पहले अपने पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो तो उनको हटा करके अन्य एलिमेंट्स को संतुलित किया जाता है। तो अन्य तत्व अपने पास मैग्नीशियम, तो इधर भी मैग्नीशियम 1, इधर भी 1, तो ये पहले से संतुलित है। अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने बेटा 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इसको कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आगे प्रदर्शित कर देते हैं। ये लिख दिया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 2 लिखते ही मैग्नीशियम भी 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के आगे भी कितना लगाना पड़ेगा 2। तो ये रासायनिक समीकरण अब क्या हो गई है बेटा संतुलित हो गई है। और 2 अभिकारक जब आपस में मिले तो उत्पाद क्या बन गया बेटा एकल उत्पाद। तो ये कौन सी अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संयुग्मन अभिक्रिया को। ऐसे ही अपने पास एक एथीन का फॉर्मूला भी है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन CH2CH2। ये किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन को देते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन देगा तो क्या बन जाएगा, यहां से बंध टूटेगा, यहां से बंध 1 टूटेगा तो ये टूट करके क्या बन जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है 4, ये बात अपन कर चुके हैं। 2 हाइड्रोजन संतुलित है, 1 कार्बन से 1 फ्री है, यहाँ पर भी 1 फ्री है, तो एक एक जो संयोजकता खाली है उसको कौन पूरा करेगा बेटा हाइड्रोजन पूरा करता है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH3। ध्यान देंगे वापस CH2 एथीन के बीच में डबल बॉन्ड था, जब इसको हीट किया तो ये बंध टूट जाता है, एक बंध बचता है जो सामने दिखाई दे रहा है। एक बंध जब टूटा तो आधा इसका और आधा इसका खाली हो गया बंध, एक एक बंध दोनों के पास खाली हो गए, दोनों खाली हो गए तो कोई ना कोई तो जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रखे हुए हैं हाइड्रोजन, जहां कोई नहीं वहां केवल और केवल कौन होता है हाइड्रोजन होता है, तो वहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। 2 हाइड्रोजन एक और जुड़ गया तो कितने हो गए 3, 2 हाइड्रोजन एक और जुड़ गया तो कितने हो गए 3। तो इस प्रकार ये अभिक्रियाएं सभी कौन सी है एग्जाम्पल है संयुग्मन अभिक्रिया का। अब आगे चलते हैं, दूसरी अभिक्रिया अपन लेते हैं जिसका नाम क्या है बेटा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया का अपन ने शॉर्ट नोट जो है वो अभी तैयार किया था, तो अपन उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। शॉर्ट नोट लिखने का फायदा यही है कि अपने को वो चीजें क्लिक कर जाए कि अपन क्या कहना चाहते हैं। तो अपने पास 2 अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी कौन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, राइट। चलिए आगे चलते हैं, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया को अपन डिस्कस करेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा दूसरे
परमाणु के द्वारा उसके परमाणु को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के समूह से परमाणु को विस्थापित या विस्थापन करने की प्रक्रिया या अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपन यहीं पर इसकी समीकरण लिखकर इसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के समूह से परमाणु को विस्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है, एक सारणी चलती है, सक्रियता श्रेणी। ये क्या होती है बेटा, सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि कुछ तत्व जो होते हैं वो दूसरे तत्वों को विस्थापित कर सकते हैं और कुछ विस्थापित नहीं कर सकते। तो इसका क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया गया है, तो वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले आपके सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर अपने पास आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, फिर आता है मरकरी, फिर आता है इसके बाद आपका चांदी एजी, और उसके बाद आता है आपका सोना ए। ठीक है, दिख रहा होगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सिल्वर और औरम, सोना। ये जो क्रम है आपका, इस क्रम के अंदर अपन देखते हैं कि आपका जो सक्रियता श्रेणी का क्रम है उसके अंदर अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील है। क्या है बेटा, अधिक क्रियाशील। राइट, आगे बात समझ में, अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने के बाद यहां पर पहले मैग्नीशियम फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम फिर कैल्शियम। आगे बात समझ में। तो यहां पर अपन देखते हैं कि इनकी जो क्रियाशीलता है ये अधिक क्रियाशील होते हैं, और नीचे हाइड्रोजन से नीचे होती हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ये कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। अर्थात ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, घटती है। बात समझ में आ गई। ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, घटती है। और ऊपर से नीचे जब आएंगे तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली क्रियाशील ज्यादा होती है और हाइड्रोजन के नीचे वाली क्रियाशील ज्यादा होती है। तो अपन इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कौन से एग्जाम्पल लेंगे, अब अपन देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने पास क्या है, ये आप ऐसे की ऐसे उतारेंगे। अपने पास क्या है, एक धातु है जिंक, और अपने पास एक परमाणु का समूह है CuSO4। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं बेटा, तो जिंक के तो आपके पास टुकड़े हैं और कॉपर सल्फेट एक पात्र में आपने नीले रंग का विलयन भरा हुआ है। कैसे रंग का, ये नीले रंग का विलयन भरा हुआ है, वो किसका है, कॉपर सल्फेट का है। जब आप इसके अंदर जिंक के टुकड़े डालते हैं तो आप देखते हैं कि जिंक तो है ऊपर, कॉपर है हाइड्रोजन से नीचे, यहीं पर दिखाई दे रहा है। ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर। तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को क्या कर देगी, विस्थापित। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnSO4
प्लस Cu, राइट। अब ZnSO4 का जो सॉल्यूशन होगा वो आप देखेंगे कि बिल्कुल कलरलेस होगा, व्हाइट दिखाई देगा। और कॉपर क्यों? क्योंकि ये जो नीला रंग था वो किसकी वजह से था? कॉपर की वजह से। कॉपर की वजह से ये क्या करता था? नीले रंग का दिखाई दे रहा था। जब कॉपर यहां से विस्थापित हो गया तो इसका रंग भी चेंज हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। इसको आप ऐसे ही उतारेंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, वो अपन आज अभी डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल के साथ, ताकि अपने को आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है आपकी? द्विविस्थापन अभिक्रिया, राइट। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? अब द्विविस्थापन अभिक्रिया अपन कैसे परिभाषित करेंगे? किसी भी परमाणु के समूह जिनकी संख्या कितनी है? 2, यूं भी लिख सकते हैं। 2 परमाणुओं के समूह में परमाणु परस्पर या आपस में स्थान बदल लेते हैं। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी परमाणु के समूह में परमाणु आपस में स्थान बदल लेते हैं, अर्थात 2 परमाणुओं के समूह में उपस्थित परमाणु जब परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब अपन इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी आपने देख ही ली। अब अपन इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जिसे अपन देख सकते हैं ना। तो अपन कहते हैं कि CuSO4 प्लस NaOH परमाणुओं का समूह हो गया, ये भी परमाणु का समूह हो गया। कॉपर और सोडियम, ठीक है, ये प्लस, पहले जो भी परमाणु लिखा गया है वो प्लस में, दूसरा हमेशा माइनस में। पहला प्लस में, दूसरा हमेशा किस में आता है? माइनस में। अब कॉपर कहां था? हाइड्रोजन से नीचे। सोडियम कहां था? हाइड्रोजन से ऊपर। तो अब अपन जब रिएक्शन करेंगे तो पहले इनको थोड़ा सा देख लें। कॉपर जो होता है उस पर +2 चार्ज होता है, ये 9th में पढ़ के आए हैं। SO4 जो होता है उस पर -2 चार्ज होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप 9th की बुक से इनको वापस देख लें ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। सोडियम +1 होता है, OH -1 होता है। एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और बहुसंयोजी 9th में जो टॉपिक हैं वो 3rd चैप्टर 9th का, उसके अंदर ये सब डिटेल में दिया गया है। तो ये सब होने के बाद इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, अर्थात कॉपर किसके साथ जुड़ेगा बेटा? OH के साथ। सोडियम किसके साथ जुड़ेगा बेटा? SO4 के साथ। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cu, इधर OH, यहाँ पर CuOH, Cu पर कितना चार्ज है? 2, तो ये नीचे आएगा, यानी क्या बन जाएगा? यहाँ पर ध्यान करेंगे, यहाँ पर कितना चार्ज है? +2, तो ये नीचे लग जाएगा। यहाँ कितना चार्ज है? माइनस, तो ये इधर लग जाएगा। क्या बन गया? CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना। यहाँ कॉपर कैल्शियम भी ले सकते हैं आप, कैल्शियम सल्फेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम पे क्या होता है? सोडियम से नीचे ही आता है, राइट। यानी सोडियम किसको विस्थापित करेगा? कैल्शियम को ही विस्थापित करेगा। यहाँ पर आप कैल्शियम भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये लीजिए, यहाँ कैल्शियम कर देते हैं, ये लीजिए, यहाँ पर कैल्शियम हो गया, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब अपने पास क्या बचा? सोडियम और सल्फेट। तो अपने पास सोडियम पे क्या चार्ज है? Na क्या है? 1। SO4 पे क्या चार्ज है? -2। ये इधर क्या बन गया बेटा अपने पास प्रोडक्ट? Na2SO4,
सोडियम सल्फेट। क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। तो इसमें देखो दोनों परमाणु के समूह में आपस में परमाणु क्या कर लेते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं बहुत सारी है। एक एग्जांपल AgNO3 प्लस KCl वाला भी है, जिसके अंदर भी ऐसी रिएक्शन होती है, दो परमाणु आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा? विस्थापित कर देते हैं। तो ये था आज के अभिक्रियाओं में 3 टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, संयोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। आप इनको ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे का ऐसा ही नोट्स में उतारें, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। अच्छे से इनको रीड करेंगे, अच्छे से इनके नोट्स भी बनाएंगे। डाउट है तो आप लिखें कमेंट के अंदर, ताकि आपको हम उन डाउट्स को क्लियर कर सके। थैंक यू।